Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. अभी तक हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स कर चुके हैं. अब फंक्शंस का भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है. अब हम बात करने वाले हैं एनालिटिक फंक्शंस के बारे में. ठीक है, इस एनालिटिक फंक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो होगा सीआर इक्वेशन. सीआर इक्वेशन मतलब क्या? कॉची रीमन इक्वेशंस. ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. तो पहले हमें समझना होगा कि एनालिटिक फंक्शंस होता क्या है. फंक्शंस आपको आइडिया है. फंक्शंस क्या होता है कि फंक्शन का सेपरेशन भी हम अभी तक देख चुके हैं. वो होता है u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई के फॉर्म में. राइट, ठीक है. अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को एनालिटिक बनने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? ठीक है, किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा वो सवाल है. तो देखो, पहला चीज तो ये कि fz सिंगल वैल्यूड होना चाहिए. क्या? तो फिर मैं बोल सकता हूं डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है, अगर fz इज सिंगल वैल्यूड और डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल भी है, अगर डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस तो होगा. आपको डिफरेंशियल कैलकुलस से ये आइडिया है. ठीक है, किस किस पॉइंट में बोल रहा हूं? क्या हर जगह? नहीं, ये होना चाहिए ईच एंड एवरी पॉइंट एट each and every point of the domain. मतलब कि क्या? देखो, fz मेरे पास है, fz अपने पास है. अब अगर ये fz है सिंगल वैल्यूड और डिफाइंड, अगर ये fz सिंगल वैल्यूड और डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल भी है each and every point of the domain, then for this function to be analytic it must satisfy two conditions. ठीक है, it must satisfy two conditions. क्या क्या two conditions? देखो, आप क्या लिखेंगे? fz लिखेंगे और नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? fz लिखने के बाद लिखेंगे if fz is single valued ब्रैकेट में डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल at each and every point of the domain, then for fz to be analytic the necessary and sufficient conditions are. ठीक है, तो बात कर रहा हूं necessary and sufficient conditions are conditions are. ठीक है, पहला पॉइंट ux uy और vx vy. ठीक है, अब ये ux uy vx vy है क्या? ये आपको बहुत अच्छे से पता है. कैसे पता है? u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है. दोनों क्या फंक्शंस हैं? दोनों फंक्शंस हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y. तो मतलब कि ux क्या होगा? ux इज नथिंग बट del u by del x del u by del y पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, और फिर del v by del x और del v by del y. ये अब ये जो ux uy vx vy है, दे मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द डोमेन. ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा होने वाला है कि फॉर, ठीक है, ये एक तो होना चाहिए कि कंटिन्यूअस होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, जो हमारा बताएगा कि fz एनालिटिक है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहां पे. जहां से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, इट मस्ट satisfy
Cauchy's Riemann equation, that is what CR equation. अब कॉची रीमैन इक्वेशन है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये है अगर डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई है. एंड देखने वाली बात यह है कि यहां पे मैं एंड लिखा हूं और नहीं, मतलब कि ये तो होना ही चाहिए. नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अगर डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स हो रहा है. अगर ये दोनों केसेस ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, तो एफ जेड क्या कहलाएगा? एनालिटिक कहलाएगा. ठीक है, फिर से बोलता हूं, एफ जेड पता है हमको इस फॉर्म का होता है. अगर ये एफ जेड सिंगल वैल्यूड और डिफाइंड है एंड डिफरेंशिएबल है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, देन द नेसेसरी कंडीशंस एंड सफिशिएंट कंडीशन टू फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक इज दैट कि ux, uy, vx, vy must be continuous in the domain and the most important condition must be कि it must satisfy Cauchy's Riemann equation, that is CR equation satisfy होना चाहिए. और CR equation क्या है कि del u by del x is equal to del v by del y और and del u by del y is equal to minus del v by del x. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो fz क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा. देन fz is एनालिटिक. ठीक है, एनालिटिक. तो मैं fz को क्या बोलूंगा? एनालिटिक फंक्शन बोलूंगा. ये हो गया बात. अब अगर मान लो कोई डोमेन में ऐसा पॉइंट आया जहां पे fz क्या है? एनालिटिक नहीं है. जहां पे fz एनालिटिक नहीं है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हम एक नया टर्म सीखेंगे. ठीक है, एक नया टर्म को बात करूंगा मैं, सिंगुलर पॉइंट. ठीक है, सिंगुलर पॉइंट. इस सिंगुलर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगा और बाकी बाद में डिस्कस करूंगा आपको पोल, जीरोस, और जब ये सिंगुलर पॉइंट का बाद में डिस्कशन करेंगे डिटेल में. पर अभी के लिए बेसिक आइडिया देता हूं सिंगुलर पॉइंट का. ठीक है, सिंगुलर पॉइंट ठीक है, सिंपल डेफिनेशन बताऊं. इट इज अ पॉइंट एट विच fz इज नॉट एनालिटिक इन द डोमेन. ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर fz एनालिटिक नहीं हो रहा है डोमेन में, उसको बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट. ठीक है, एनालिटिक होने के लिए ये दोनों कंडीशन होना सेटिस्फाई होना चाहिए. ठीक है, ये कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. और ऐसा पॉइंट जहां पे fz एनालिटिक नहीं हो रहा है डोमेन में, उसको मैं बोलूंगा सिंगुलर पॉइंट. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं z बाय z माइनस ए लेता हूं, तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि एट z इज इक्वल टू ए, मतलब कि z की वैल्यू अगर a के इक्वल होती है तो क्या ये जो fz है, ये जो fz है, क्या ये डिफाइंड हो पाएगा? z इज इक्वल टू ए पुट करने के लिए जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो, और ये पूरा टर्म हो जाएगा इनफाइनाइट होने के बाद अनडिफाइंड हो जाएगा. तो fz एट z इज इक्वल टू ए पे इस फंक्शन की पोल एग्जिस्ट करती है. ठीक है, एट z इज इक्वल टू ए पे पोल एग्जिस्ट करती है. पोल के बारे में भी और बताऊंगा मैं बाद में, पर अभी के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर को अगर जीरो इक्वेट करते हैं तो जो पॉइंट आता है z का, उसे पोल बोलते हैं. क्यों पोल बोलते हैं? क्योंकि उस पोल पे फंक्शन की वैल्यू इनफिनाइट हो जाती है. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इस पोल का आइडिया होगा क्योंकि वो सिग्नल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम ये सबको डील करते हैं. पर बाकी लोग को इसे पता होना चाहिए कि z इज इक्वल टू ए पे पोल है. अब इस पोल पे ये फंक्शन हो जा रहा है इनडिफाइंड, अनडिफाइंड, और इसी को मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पे सिर्फ z इज इक्वल टू ए पे क्या है? फंक्शन जो है
एनालिटिक नहीं है, इसलिए मैं z इज इक्वल टू ए को बोल सकता हूं सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो पोल और सिंगुलर पॉइंट ना थोड़ा बहुत रिलेटेड रहते हैं, दोनों पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, z की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच जाती है, ठीक है। तो डिटेलिंग में हम इसको थोड़े बाद में समझेंगे, पर अभी के टाइम बिंग के लिए हमारा फोकस होना चाहिए कॉची रीमैन इक्वेशंस के ऊपर। पर फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको। अगर fz आपका 1 बाय साइन z है, साइन z है, तो इस फंक्शन का एनालिटिक तो है ही, पर अगर सिंगुलर पॉइंट चेक करना है मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा, साइन z अगर z इज इक्वल टू 0, और या मैं क्या बोल सकता हूं, डायरेक्टली लिखता हूं n पाई, z इज इक्वल टू n पाई होता है, n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू लेता है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, मतलब कि अनडिफाइंड हो पाएगा। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा मेरा, z इज इक्वल टू n पॉइंट मेरे पास बन जाएगा सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अब अगर थर्ड केस लेता हूं मैं, थर्ड केस कि अगर fz 1 बाय साइन z है, अब मैं आपको एक रीजन भी प्रोवाइड कर दूं, अगर मैं मॉड z इज इक्वल टू 1 कर दूं, ये एक रीजन दे दिया मैं, कंटूर c इज इक्वल टू दिस, मतलब कि क्या, c इज इक्वल टू कंटूर, मतलब कंटूर इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू 1 सर, मतलब देखो मॉड z की वैल्यू क्या होती है आपको अच्छे से पता है, ये इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मतलब कि किस फॉर्म में आ जाएगा, ये डिनोट कर रहा है मेरा सर्कल विथ रेडियस 1 एंड सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, ये तो ये हो गया मेरा ओरिजिन, ये हो गया रेडियस 1, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया i, ये पॉइंट हो गया माइनस i, और ये हो गया -1, ठीक है। आपको पता है कि y एक्सिस में हम क्या प्लॉट करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस होता है, और वहां पे i और -i से डिनोट करते हैं, राइट, ठीक है। तो मेरे पास ये रीजन दिया हुआ है, इस रीजन में मुझे पता चल रहा है कि z इज इक्वल टू n पाई क्या होता है, पोल होता है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे अगर सिंगुलर पॉइंट का बात करना है ना, तो जैसे कि अगर मैं देख रहा हूं यहां पे कि z की क्या क्या वैल्यूज हो रही है यहां पे, 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, करेक्ट। 0 कहां अप्लाई करेगा, 0 तो यहां अप्लाई करेगा, पाई कहां अप्लाई करेगा, पाई इज नथिंग बट 3.14, तो ये बाहर चले आएगा, बाहर चले जाएगा, एंड सिमिलरली सो ऑन, फिर से आगे। तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मेरे पास रीजन दिया हुआ, अगर मेरे पास ये रीजन दिया हुआ है, और रीजन मतलब क्या, यही डोमेन दिया हुआ है अगर मेरे पास, और एफजेड दिया हुआ है, तो इस डोमेन में बस z इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा है। और अगर मेरे को सिर्फ इस डोमेन में बात करना है कि fz एनालिटिक है कि नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस डोमेन में, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 इस डोमेन में लाई कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि एट z इज इक्वल टू 0 अ सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट एट विच fz इज नॉट एनालिटिक। क्योंकि मुझे बात ही नहीं करनी इनकी जो डोमेन से बाहर है, क्योंकि मुझे बस ये बताना है कि डोमेन के अंदर लाई करता है कि नहीं, राइट। मतलब कि डोमेन के अंदर fz एनालिटिक है कि नहीं, उस केस में मैं बोलूंगा कि z इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट। तो मैं बोलूंगा यहां पे सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, इज 0 ओनली, ठीक है, ठीक है। तो इसके पोल्स तो भले ही n पाई तक जाएंगे, पर सिंगुलर पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, ये z इज इक्वल टू 0 जो हमारा डोमेन में लाई करता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया है आपका सिंगुलर पॉइंट का, जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, और एनालिटिक होने के लिए हमें कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब बात ये क्या हुआ कि डोमेन में वो पॉइंट जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है उसको हम सिंगुलर पॉइंट बोल रहे हैं। अब अगर डोमेन में सारे के सारे पॉइंट में, हर एक पॉइंट में कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई हो पा रहा है, कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई हो पा रहा है, और सारे के सारे पॉइंट में अगर डोमेन में हमारा fz एनालिटिक है,
तो मैं क्या बोलूंगा पता है, उस फंक्शन को बोलूंगा इंटायर फंक्शन। ठीक है, तो आप पॉइंट लिखेंगे इस सिंगुलर पॉइंट के बाद कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट जेड डोमेन, फिर से इन इफ एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर in the finite z domain, then fz is called as entire function। ठीक है, fz is called as entire function, right? examples of entire functions को देता हूं मैं, जो हमेशा एनालिटिक होते हैं। ऐसे फंक्शंस जो हमेशा एनालिटिक होते हैं, उसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो ये एग्जांपल्स ऑफ इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन क्या है, जो हमेशा एनालिटिक होते हैं हर पॉइंट के में डोमेन के। ठीक है, तो मैं यहां पे दिखता हूं, पहला क्या होगा, z टू द पावर n इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट इज e टू द पावर z इज ऑलवेज एनालिटिक। थर्ड इज साइन z, फोर्थ इज कॉस z। ठीक है, तो यहां पे हो गया, चार एग्जांपल भी दे दिया आपको मैं एंटायर फंक्शंस के। करेक्ट, तो ये बात हुआ एनालिटिक फंक्शंस का। एनालिटिक फंक्शंस में मेन फोकस किसका रहेगा, कॉची-रीमैन इक्वेशन का। अब कॉची-रीमैन इक्वेशन के ऊपर अगर मेन फोकस है तो हमें पता भी तो चलना चाहिए उसको अप्लाई कैसे करते हैं, राइट? तो जनरली गेट में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि कॉची-रीमैन इक्वेशन से पता करो कि एनालिटिक है कि नहीं है, पर आपको ये पता क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि अगर आपके पास u और v में से कोई एक फंक्शन दे दे और आपसे बोला जाए कि u अगर पता है आपको तो इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब कि क्या, v क्या होगा, मतलब कि v क्या होगा, या तो फिर अगर सिर्फ u गिवन है और आपको बोला जाए कि fz क्या होगा, तो उसके लिए हमें कॉची-रीमैन इक्वेशन के ऊपर भी कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एनालिटिक के लिए भी मैं चेक करता हूं, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, यहां पे लेता है। ठीक है, फर्स्ट fz इज इक्वल टू z क्यूब, चेक एनालिटिक और नॉट। देखो zn, z टू द पावर n, n क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि 3 है, n इज पॉजिटिव, तो डेफिनेटली वो एनालिटिक होने वाला है। पर फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को इंस्टॉल करने के लिए कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं fz इज इक्वल टू z क्यूब, तो z क्यूब किसके इक्वल हो रहा है, x प्लस आई वाई का क्यूब, मतलब कि क्या, x क्यूब प्लस आई वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3 आई वाई स्क्वायर का x। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है, x क्यूब माइनस आई क्यूब आई वाई क्यूब। ठीक है, y स्क्वायर एंड दिस गोस माइनस आई प्लस 3x स्क्वायर 3ix स्क्वायर y प्लस 3 माइनस 3 y स्क्वायर x। करेक्ट, सो सिंप्लीफाई करते हैं और तो ये क्या आ जा रहा है, x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर x। ठीक है, प्लस i 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। तो ये आ गया मेरे पास टर्म z क्यूब, विच इज व्हाट, fz इज इक्वल टू z क्यूब। तो मेरे पास दिख रहा है मुझे क्या क्या, कि ये क्या हो गया मेरे पास, u एक्स वाई, ये क्या हो गया मेरे पास, v एक्स वाई। ठीक है, तो u और v सेपरेट करना आना चाहिए, इसीलिए हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में
बेसिक सेपरेशन का आइडिया ले लिया था, क्योंकि बेसिक सेपरेशन से ही तो आप u और v को पहले आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसके बाद ही तो आप एनालिटिक है कि नहीं कॉची रीमैन इक्वेशन के हेल्प से कर पाओगे। तो इसलिए u और v को मेरे को आइडेंटिफाई करना पहला टास्क था, वो मैंने कर लिया, राइट। अब चेक करना पड़ेगा मुझे कि एनालिटिक है कि नहीं। तो एनालिटिक होने के लिए आपका क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, डेल u बाय डेल x मस्ट बी इक्वल टू डेल v बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x। ठीक है, तो अगर मैं फाइंड करूं एक वैल्यू, तो डेल u बाय डेल x निकालो, u को x के साथ डिफरेंशिएट करने से क्या आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एंड डेल u बाय डेल y करने से क्या आ रहा है, डेल u बाय डेल y आपके पास आ रहा है माइनस 6x। ठीक है, एंड डेल v बाय डेल x क्या आ रहा है, डेल v बाय डेल x इज नथिंग बट 6xy। ठीक है, और डेल v बाय डेल y क्या आ रहा है आपके पास, y से करने से आपके पास आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब अगर मैं चेक कर रहा हूं तो देखो, डेल u बाय डेल x इज दिस मच 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, डेल v बाय डेल y 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, मतलब कि क्या ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई होगा तभी एनालिटिक होगा। डेल u बाय डेल y दिस इज माइनस 6yx माइनस 6xy के इक्वल आ रहा है, माइनस इसको अगर माइनस करता हूं तो इक्वल आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमको तो पहले से पता था कि ये इंटायर फंक्शन है तो एनालिटिक होगा ही, तो यस fz इज इक्वल टू z क्यूब इज एनालिटिक। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या देखा कि फर्स्ट बेसिक सेपरेशन से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सेकंड आपको पार्शियल फ्रैक्शन से पूरा सिंप्लीफाई करना है, सबको लिख लेना है, और थर्ड थिंग आप कंपेयर कर लेंगे, राइट। तो दिस वाज अ 3 स्टेप प्रोसेस। अब अगर एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उसमें मैंने क्या लिखा था, साइन z भी लिखा था, तो साइन z का भी एग्जांपल लिख लेता हूं। साइन z का आपको वैसे भी बेसिक सेपरेशन आइडिया है उसका, ठीक है, साइन z का आइडिया है, तो फिर चलो cos z ले लेते हैं। तो साइन z का तो आपको दिखा चुका हूं सेपरेशन, cos z का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सेकेंड में अगर मैं cos z लेता हूं, इज इक्वल टू cos z, cos z। तो अब मैं क्या करूंगा, cos x प्लस आई वाई, क्या होता है cos a cos b माइनस cos sin a sin b। ठीक है, तो cos x cos आई वाई माइनस sin x sin आई वाई, करेक्ट। हाउ टू सिंप्लीफाई आपको पता है, मैंने 4 इक्वेशंस दिए थे आपको याद करने के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन में ही। तो ये क्या हो जाएगा, cos आई वाई इज नथिंग बट cos हाइपरबोलिक वाई माइनस sin x, and this sin i y becomes I sin hyperbolic y, करेक्ट। तो मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास इसको मैं ना और सिंप्लीफाई करता हूं, cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस I माइनस sin x sin हाइपरबोलिक y, करेक्ट। तो मेरे पास आ गया u x y and this goes v x y। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, हमको सेपरेशन मिल गया, राइट। तो फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया कंप्लीट। अब मैं क्या करने वाला हूं, सेकेंड स्टेप पे जाऊंगा और डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से डेल यू बाई डेल एक्स क्या होने वाला है आपका, माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई and then del u by del y is nothing but equal to, देखो cos hyperbolic y
हाइपरबोलिक के केस में क्या होता है, कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता है, बाकी सेम चीज होता है, ठीक है। कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा ये, और डेल वी बाय डेल एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, एंड डेल वी बाय डेल वाई आएगा आपके पास माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। ये तो अगर मैं चेक कर रहा हूं तो मेरा क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर से थर्ड स्टेप क्रॉस चेकिंग। चेक क्या क्या करना है, फिर से लिख देता हूं, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, ये होना चाहिए, एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ये होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स माइनस साइन एक्स कॉस डेल वी बाय डेल वाई, यस साइन एक्स कॉस, तो ये हो गया। नेक्स्ट डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, यस, एंड माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो सेकंड इज आल्सो वेरीफाइड। तो मैं क्या बोल सकता हूं कंक्लूजन में कि एफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड इज एनालिटिक, राइट। क्यों, क्योंकि कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एनालिटिक ना हो, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड फंक्शन। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड, और ये क्या हो गया, एक्स प्लस आई वाई। चेक करते हैं क्या हो गया, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई आई अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया, करेक्ट, ये भी आ गया मेरे पास। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब अगर मैं पहले ही देख के समझ जा रहा हूं कि एनालिटिक नहीं होने वाला है क्योंकि कॉची रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा भाई, देखो सिंपल सा है कि डेल यू बाय डेल एक्स अगर मैं कर रहा हूं तो कितना आ रहा है यहां पे, दिस कम्स अंडर रूट, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं, सॉरी इधर ये है 2 इंटू एक्स एज इट इज अंडर रूट 2x स्क्वायर, राइट 2x, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब मेरे पास ये आ गया कितना, करेक्ट। ये नेक्स्ट अगर मैं इसमें करता हूं डेल यू मस्ट बी इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, ठीक है। तो अब ये कितना हो रहा है, वी को करता हूं वाई के टर्म्स में, तो ये फिर से वैसे ही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, करेक्ट। तो ये आने वाला था। तो अब देखो क्या इक्वल हो रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो जब पहले इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि ये एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, सॉरी मॉड जेड
इंटू जेड इज नॉट एनालिटिक। दूसरा इक्वेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसी से नॉन एनालिटिक हो गया, इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, तो हमको बेसिक आइडिया हो गया कि एनालिटिक है कि नहीं, फंक्शन कैसे चेक करना है, सिंगुलर पॉइंट का भी आइडिया हो गया। अब मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं आपको। की पॉइंट्स के बारे में क्या, ठीक है, तो नोट करके फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, देखो कि एफ जेड किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का। अब इसमें जो u और v है, इसमें जो u और v है, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज इफ डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। अभी डेल स्क्वायर u और डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये आपको अगर याद होगा, मैंने आपको किसमें वेक्टर कैलकुलस में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, लैपलेस। ठीक है, मतलब कि क्या, किस फॉर्म में होना चाहिए, एक बार लिख के भी दिखा देता हूं, डेल स्क्वायर ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, किसी भी फंक्शन में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं इफ डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, देन दिस फंक्शन u एंड v आर सेट टू बी हार्मोनिक फंक्शंस। मतलब कि इफ दे सेटिस्फाई लैप्लेसियन इक्वेशन, देन दिस डेल स्क्वायर u एंड डेल स्क्वायर v आर सेट टू बी हार्मोनिक फंक्शंस। ठीक है, तो देन u एंड v are called as harmonic functions। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखता हूं, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड अगर एनालिटिक है, एफ जेड अगर एनालिटिक है, तो इसका मतलब क्या कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, FZ जो है CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अगर FZ CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 ये भी हो रहा है, मतलब कि CR इक्वेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, लैप्लेसियन इक्वेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, देन इन दैट केस दिस फंक्शंस आर सेट टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, सॉरी, this will be said to be CR equation, fz is equal to, fz is analytic, fz is analytic, मतलब कि क्या, CR equation, that is CR equation is satisfied and u और v क्या है, u and v satisfies Laplace equation then the functions are said to be conjugate
हार्मोनिक, ठीक है। और अगर थर्ड पॉइंट में लिखूं, यहां पे थर्ड पॉइंट भी लिखूं कि अगर ये UXY है, ठीक है, UXY इज इक्वल टू सी कर दो और VXY इज इक्वल टू सी कर दो, मतलब कि क्या, U और V जो है, U और V जो है, U और V जो है वो फंक्शंस ऑफ x एंड y है। और अगर वो फंक्शंस है तो फंक्शंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको याद होगा, फंक्शंस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। तो U और V रिस्पेक्टिव फैमिली ऑफ कर्व्स को डिनोट कर रहे होंगे। और अगर ये दोनों हार्मोनिक है, अगर ये दोनों हार्मोनिक है और एनालिटिक FZ है, तो U एंड V का अगर मैं फंक्शंस का कर्व्स ड्रॉ करता हूं तो दे बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है, दे बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। तो U और V ऑर्थोगोनल हो जाएंगे एक साथ एक दूसरे के, ठीक है। तो यहां पे बेसिक आइडिया हो गया हमारा। एनालिटिक क्या होता है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है डोमेन में, उसको बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। इंटायर फंक्शन क्या होता है, जहां पे हर एक पॉइंट पे अगर डोमेन के एनालिटिक है, मतलब कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई को हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम इंटायर फंक्शन बोलेंगे। एग्जांपल्स भी देख लिए इंटायर फंक्शन के, CR इक्वेशन को चेक करके भी देख लिए कि कैसे अप्लाई करना है, राइट। उसके लिए हमको क्या बेसिक सेपरेशन का आइडिया होना चाहिए, जो हम इंट्रोडक्शन में सीख चुके थे। उसके बाद सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन से हमें चेक करा था कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। उसके बाद मैंने कुछ की पॉइंट की बात किया कि अगर डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन क्या कहलाएंगे, हार्मोनिक फंक्शंस कहलाएंगे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोनिक फंक्शन, मतलब कि क्या, आपको बस चेक करना है डेल स्क्वायर यू एंड डेल स्क्वायर बी हार्मोनिक होने चाहिए, मतलब कि ये लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर अगर एनालिटिक भी है, मतलब कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है और U और V लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सारे फंक्शंस को मैं क्या बोलूंगा, कॉन्जुगेट हार्मोनिक। और अगर थर्ड पॉइंट ये कि U और V का अगर मैं फंक्शंस जो है उन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन फैमिली ऑफ कर्व्स को जब मैं प्लॉट करूंगा तो मैं देखूंगा कि U और V आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट था, की पॉइंट था, बेसिक सा। अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर, राइट। तो मैं बोर्ड करता हूं वाई, नोट करता हूं क्वेश्चंस को और फिर हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये हमारा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बेसिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मार्क्स आया था ये गेट में। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ पॉइंट Z, ठीक है, अ पॉइंट Z हैज बीन प्लॉटेड, ये है पॉइंट Z। देखिए यहां पे इस प्लॉट में इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये है पॉइंट Z, और ये है हमारा यूनिट सर्कल, ठीक है। तो पॉइंट Z मुझे क्या दिख रहा है कि यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, मतलब कि क्या, कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो यूनिट सर्कल से कम है, मतलब कि क्या 1 से कम है। क्यों, देखिए क्योंकि मॉड Z यहां पे दिख रहा है लेस देन 1, मॉड Z इज लेस देन 1, मतलब कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, ठीक है। यूनिट सर्कल का रेडियस क्या, 1 अगर यूनिट सर्कल का रेडियस है तो मॉड Z अगर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो डेफिनेटली उस मॉड Z का जो मॉड Z का वैल्यू जो है वो 1 से कम होगा, ओके। अब मुझे बोला जा रहा है कि देन द प्लॉट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर y इज इक्वल टू 1 बाय z इज, ठीक है। 1 बाय z का प्लॉट क्या होगा वो पूछा जा रहा है हमसे, और हमारे पास 4 ऑप्शंस की है, करेक्ट। तो देखो पहला कंक्लूजन में ये ड्रॉ किया कि मॉड Z अगर 1 है, लेस देन 1 है, क्योंकि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेस देन 1 है। अब y इज इक्वल टू 1 बाय z है, उसका मतलब कि क्या, कि अगर मॉड Z इज लेस देन 1 देन y इज इक्वल टू 1 बाय मॉड Z, मतलब कि क्या, इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि y का जो डिस्टेंस होगा, मॉड्यूलस ऑफ y जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब कि क्या, वो लाई करेगा आउटसाइड द यूनिट सर्कल, ठीक है। अगर मॉड Z इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है तो 1 बाय मॉड Z का मैग्नीट्यूड होगा ग्रेटर देन 1, इसलिए वो सर्कल से बाहर लाई करेगा, तो उससे मेरा ऑप्शन ए गलत हो जाता है, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन सी भी आउट हो जाता है।
तो मेरे पास बचते हैं ऑप्शन बी और डी। अब मुझे बताना है कि कहां पे, मतलब कि किस क्वाड्रेंट में, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट, कॉम्प्लेक्स पॉइंट ये y लाई करने वाला है। ठीक है, तो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे y का वैल्यू लिखना है। y इज गिवन एज 1/z विच इज नथिंग बट x प्लस आई वाई। ओके, x प्लस आई वाई। अब मैंने क्या बोला था कि इस टाइप के फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शंस गिवन है तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, हमने सेपरेशन का एग्जांपल लिया था z/z बार वाला, तो उसमें मैंने क्या किया था कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन गिवन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन के लिए हमें रैशनलाइज करना होगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, x माइनस आई वाई और यहां पे x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में x माइनस आई वाई आ गया, तो y मेरे पास आ रहा है x माइनस आई वाई और नीचे आ जा रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो विच गिव्स मी व्हाट, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस आई वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ मेरा x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा y का कोऑर्डिनेट। मतलब कि क्या, ये एक्चुअल में क्या हो रहा था, u x y हो रहा था और वो v x y हो रहा था। पर अगर इसको मैं पॉइंट्स की तरह कंसीडर करूं तो ये पॉइंट कहां आ रहा है, ये ओवरऑल आ रहा है मेरा पॉजिटिव। तो मतलब कि पॉजिटिव मतलब इस राइट हैंड साइड लाई करेगा x, और माइनस आई वाई, माइनस के कारण इमेजिनरी एक्सिस का आयोटा माइनस में है, तो ये डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ऑप्शन डी होना चाहिए और बी गलत होगा। क्यों, क्योंकि इस माइनस, क्योंकि x वाला टर्म पॉजिटिव है और y वाला टर्म नेगेटिव है, तो इसके कारण ये किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारा बेसिक का क्वेश्चन था, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं थी हमें। सोचो अभी तक हमने एनालिटिक फंक्शन वाले क्वेश्चन से भी सॉल्व नहीं किया, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई पॉइंट जो है वो अगर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो उसका मॉड जो होगा वो क्या, उसका मतलब क्या होगा, वो 1 से कम होगा। अगर 1 से कम है तो y अगर 1/z है तो वो डेफिनेटली 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा होगा तो पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद क्या करना था, हमें इन दोनों ऑप्शन में से समझना था कि कौन सा सही होगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल बेसिक नॉलेज से जो हम इंट्रोडक्शन में सीख चुके थे कि सेपरेशन करने के लिए हमें रैशनलाइज करना होगा, तो रैशनलाइज करने के लिए हमने जैसे ही रैशनलाइज किया तो x वाले रियल पार्ट का साइन क्या था, पॉजिटिव आ रहा था, और इमेजिनरी पार्ट का साइन आ रहा था नेगेटिव। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, वो लाई किया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब हमारे पास आ गया ऑप्शन डी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो ये मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फॉर एन एनालिटिक फंक्शन। नोट करने वाली बात ये है कि ये जो फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। एनालिटिक बोलते ही मुझे क्या क्लिक करना चाहिए कि अगर एनालिटिक तभी होगा जब वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा हो, कर रहा होगा। ठीक है, पहला लाइन देख के ही मेरा दिमाग काम करने लग जाना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, CR एनालिटिक्स सुना मतलब कि CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तुरंत रिकॉल करो CR इक्वेशन क्या होता है। CR इक्वेशन होता है del u by del x इज इक्वल टू del v by del y एंड, ठीक है, और नहीं, एंड del u by del y इज इक्वल टू माइनस del v by del x। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर दिस फंक्शन टू बी एनालिटिक, राइट। इसमें से एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, ये हमको पता है, ये चीज इसमें कोई नई बात नहीं है। पर हमें यह बता दिया गया है कि u जो है वो इक्वल टू एक्स वाई है। ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स वाई है, देन v इज, देखिए मैंने यही बोला था, इसलिए नॉलेज जरूरी है कि एनालिटिक फंक्शन को डील करने के लिए और CR इक्वेशन को डील करने के लिए। मैंने जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट बताया था ना, मैंने बोला था कि उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे, पर ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे जिसमें आपको एक टर्म दिया होगा और आपसे बोला जाए कि दूसरा टर्म इमेजिनरी पार्ट को निकालिए, या तो फिर कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि u दिया होगा और आपको पूरा पूरा FZ निकालना होगा। तब आप क्या करेंगे, इसके लिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, गेट में कैसे आता है। तो u इज इक्वल टू एक्स वाई गिवन है, अगर u इज इक्वल टू एक्स वाई गिवन है देन v इज, ये पूछता है, राइट। तो अगर ऐसा है तो मैं देख सकता हूं, पहले मुझे u अगर पता है तो मैं ये वाला पार्ट निकाल सकता हूं, del u बाय
डेल एक्स निकाल सकता हूं और डेल यू बाय डेल वाई निकाल सकता हूं। तो इसको अगर मैं निकालूं तो डेल यू बाय डेल एक्स इज व्हाट वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज व्हाट एक्स। करेक्ट, सिंपल। अब अगर ये ऐसा है तो इस इक्वेशन को अगर मैं पहले पकड़ता हूं कि ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू आएगा डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट वाई। ठीक है, इज इक्वल टू वाई। तो अगर मुझे ये इसी को मैं देख रहा हूं यहां पे और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा डेल वी बाय डेल वी इज इक्वल टू वाई डेल वाई। करेक्ट, सिंपल सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना था हमको, इंटीग्रेट कर रहे थे यहां पे। तो ये क्या आ जा रहा है मेरे पास, v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x। सोचो वहां पे c क्यों नहीं लिखा, वहां पे मैंने 5x क्यों लिखा, ये सोचने वाली बात है। इसलिए भाई क्योंकि देखो यहां पे जो भी टर्म था वहां पे y को हम कंसिडर कर रहे थे, x को हमने एज अ क्या कांस्टेंट कंसिडर किया था। तो जो कांस्टेंट आ रहा होगा, वहां पे जो कांस्टेंट आ रहा होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, इसलिए मैंने वहां पे 5x लिखा। ठीक है, यहां पे y का कोई भी टर्म नहीं था और सॉरी x का कोई भी टर्म नहीं था और x जो था वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया गया था। तो जो हमारा कांस्टेंट आया वो फंक्शन ऑफ x हुआ। ठीक है, तो अभी मेरे पास पार्ट आंसर आ चुका है, थोड़ा सा आंसर आया है, अब मुझे आगे डिस्कस करना है। 5x को निकाला है तब मेरे पास पूरा आंसर आएगा इस फॉर्म में। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, पहला इक्वेशन को कंसीडर करके ये दो चीज निकाल लिया था। जो u अगर गिवन है तो मैं दो चीज निकाल सकता हूं और उसके बाद पहला इक्वेशन को कंसीडर करके मैं यहां तक पहुंचा। 5x निकालने का टास्क है मेरा, 5x तो से निकालूंगा। सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करता हूं, डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू व्हाट x। ठीक है, इस माइनस साइन को अगर मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाता है माइनस एक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं मैं। करेक्ट, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा डेल वी इज इक्वल टू माइनस एक्स डेल एक्स। अब सिंपल सा इंटीग्रेट करूंगा अगर मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, v इज इक्वल टू, और यहां पे सोचने वाली बात यह है कि ये जो v जो आया है ना यहां पे, ये एक्चुअल में 5x है आपका, ये एक्चुअल में 5x है। ठीक है, तो ये देखो 5x है, क्यों 5x है, देखो इसको अगर मैं और अच्छे फॉर्म में लिखूं, ठीक है, आंसर आ चुका है। कैसे, 5x को अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो आंसर आ चुका है। पर अगर आपको डाउट लगा कि सर ये v है पर ये 5x कैसे हो रहा है, देखिए कैसे। अगर मेरे पास गिवन है v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, करेक्ट, मैंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उस फॉर्म में लिखा है। पर अगर मैं क्या कर सकता हूं, डेल वी बाई डेल एक्स निकालूं, अगर मैं डेल वी बाई डेल एक्स निकालने से इसको डिफरेंशिएट करूं मैं, तो ये क्या होगा, डेल वी बाई डेल एक्स क्या आ रहा है, ये टर्म हो गया 0 और ये आ गया क्या मेरे पास 5-x, 5-x आया। तो इसको मैं क्या लिखता हूं और बेटर फॉर्म में, इसको मैं लिखता हूं यहां पे 5-x। ठीक है, और क्लियरिटी के लिए 5-x इज इक्वल टू माइनस एक्स। करेक्ट, क्या किया मैंने, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x एंड आई गॉट डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू 0 प्लस 5-x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 c। अब ये फंक्शन ऑफ x है तो इसमें डेफिनेटली जो c आएगा वो इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट रहेगा, वो इन टर्म्स ऑफ y नहीं रहेगा। ठीक है, तो 5x आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहां पे क्लियर होता है ये चीज। करेक्ट, अब अगर मैं 5x की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। अब अगर मेरे पास ये आंसर आ चुका है तो अब मुझे आप ये बताओ कि क्या ये सब करने की जरूरत थी क्या, इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत थी क्या। एनालिटिक फंक्शन देखा, सीआर इक्वेशन को सॉल्व करके मैं एक एक को इंटीग्रेशन सॉल्व करके ये आंसर ले आया। डेफिनेटली ये जो मेथड है
पूरा करेक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये आंसर सही है, ये प्रोसेस सही है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैटर करता है, तो क्या इस मेथड से जाना जरूरी था क्या? जब मुझे पता चल गया कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यू गिवन है, मतलब कि क्या, मेरे पास ये दोनों चीज गिवन है, मेरे पास डेल यू बाय डेल, ये दोनों चीज मुझे पता चल गया है। जैसे ही मुझे ये दोनों चीज पता चल चुका है, तो क्या मैं हिट एंड ट्रायल से ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता हूं। डायरेक्टली चेक करो, ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए डेल वी बाय डेल वाई होना चाहिए। अगर मैं इसको डेल वी बाय डेल वाई करता हूं तो क्या आएगा? ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से ये y आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से माइनस y आएगा। माइनस y से पहले ही ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं y डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इनमें से कोई एक ही v होगा, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो विद रिस्पेक्ट टू y किया तो माइनस y आया, इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y तो माइनस y आएगा। करेक्ट। अब अगर मैं इसको डेल v को इन टर्म्स ऑफ x करता हूं तो वो क्या आना चाहिए? मेरा माइनस x आना चाहिए, पर यहां पे क्या आ रहा है यार? यहां पे प्लस x आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और ये सिंपल सा, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो डेल यू बाय डेल वी बाय डेल वाई करूंगा तो ये क्या आ रहा है? y आ रहा है, और डेल यू बाय डेल वाई करूंगा, सॉरी डेल वी बाय डेल एक्स करूंगा तो ये माइनस एक्स आ रहा है। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन जो था, ठीक है, वहां से हमको क्या पता चला कि जैसे एनालिटिक फंक्शन है, डायरेक्टली मैं हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकता हूं और इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्टली ऑप्शंस को हिट एंड ट्रायल से एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करना है? एनालिटिक क्वेश्चन, एनालिटिक फंक्शन गिवन है हमारे पास फॉर एन एनालिटिक फंक्शन, राइट। तो मतलब कि क्या, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। सीआर इक्वेशन तो आपको बार बार लिखने से ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। करेक्ट। अब क्या हो रहा है यहां पे, कौन सा इक्वेशन, अगर मैं डेल यू बाय डेल एक्स निकाल रहा हूं, ठीक है, डेल यू बाय डेल एक्स कितना आ रहा है? is nothing but 6x and del u by del y is coming as how much? minus 6y. करेक्ट। ऑप्शन चेक करूं मैं, इनमें से चारों में से ही कोई v होगा, मतलब कि क्या, del v by del y 6x के इक्वल आना चाहिए। तो डिफरेंशिएट करूं अगर मैं, तो कौन कौन सा ऑप्शन हो रहा है? 6x के विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा उसको मैं, तो ये हो रहा है एलिमिनेट, ठीक है, क्योंकि ये 6y आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 6 आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आ रहा है 6x। तो ये तो देखो, सिर्फ एक ही इक्वेशन को चेक करने से, सिर्फ इसी इक्वेशन को चेक करने से मेरा एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। पर क्योंकि हमें स्टैंडर्ड मेथड भी आना चाहिए, इसलिए मैं इसको फिर से नॉर्मल मेथड से सॉल्व करता हूं। ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से हमने सॉल्व कर लिया उस क्वेश्चन को, राइट। पर अगर मैं इसको पूरा ओरली सॉल्व करूं, ठीक है, यहां पे सीआर इक्वेशन ये गिवन है, अगर मेरे पास del u by del x is what? 6x. So del u by del x is 6x, which means del v by del y is equal to 6x, करेक्ट। और अब देखो del v by 6x del y इंटीग्रेट करूंगा दोनों के टर्म में, तो ये आ जा रहा है v is equal to 6xy plus c। दिस इज अवर आंसर। अब सोचने वाली बात यह है कि सर उस क्वेश्चन में हमने हमारा टर्म कांस्टेंट जो आया था वो 5x आया था, उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन का भी हेल्प लेकर सॉल्व किया था, तब जाके वो इक्वेशन आया था पूरा। पर सर यहाँ पे डायरेक्टली कैसे 6xy इज इक्वल टू c, डायरेक्टली ऑप्शन ये वाला क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें x का टर्म नहीं था, उसमें हमने ये समझा कि जो y का टर्म था उसके बाद विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट विद y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y ही इंटीग्रेट किया था, y का टर्म था, x का टर्म मिसिंग था, तो हमने अज्यूम किया था कि जो फंक्शन आएगा
वो विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। पर यहां पे ऑलरेडी x था और x को एज अ कांस्टेंट पहले ही ट्रीट कर दिया गया था, इसलिए वहां पे क्या हुआ, हमें 5x की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पे 5x की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर आप फिर भी अगर चेक करना चाहते हो तो देखो यहां पे अगर मैं डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स करूं और इसको इक्वेट कर दूं 6y के, तो ये क्या जा रहा है, माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड, तो ये आ जाए मेरा नाउ आई इंटीग्रेटेड, तो ये आ गया मेरा v इज इक्वल टू 6xy प्लस c। तो दोनों मेथड से कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर करो और दोनों से ही हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 3। तो यहां पे हमारा एनालिटिक फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट, सीआर इक्वेशन से भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट कवर होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो काफी छोटा सा टॉपिक है, गेट में फिलहाल अभी तक उसमें क्वेश्चंस देखे नहीं गए, पर इसी कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा मिलने थॉमसन मेथड। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के have a good day. See ya.